नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी बिहार शिक्षक 6 to 8 हिंदी का जो पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। जिन साथियों ने पेपर दिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जो लोग आने वाले परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही आसान थे। हाँ, जो व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं उसका लेवल अच्छा है। तो हम लोग आज की क्लास में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे गए थे उन पर चर्चा करेंगे। फिर आगे हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न था, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भाष धातु है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें हलंत लगा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न था, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न था, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न था, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न था, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न था, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न था, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट प्रश्न था, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न था, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी की उपभाषा है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की है। नेक्स्ट प्रश्न था, मैथिली बोली के कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति जी है। नेक्स्ट प्रश्न था, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। नेक्स्ट प्रश्न था, य घ ध में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न था, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां। अगला प्रश्न था, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास में। अगला प्रश्न था, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, क्या पूछा गया था, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, उसका चयन करना था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ना फलदान का अर्थ टीका है और ना ही पाशक का। अगला प्रश्न होगा, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ और ई। अगला प्रश्न था, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ख और घ। हिंदी के औष्ठ्य व्यंजन है? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं,
ई। ठीक है। अगला प्रश्न था, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। तो साथियों, ये प्रश्न वो थे जो सामान्य हिंदी से पूछे गए थे। अब हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो हिंदी साहित्य और व्याकरण से पूछे गए थे। तो साथियों, ये वो प्रश्न है जो हिंदी साहित्य और व्याकरण से पूछे गए थे। आप लोगों ने ये गद्यांश पढ़ लिया होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे ही आते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा विश्व। अगला प्रश्न था, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। अगला प्रश्न था, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न था, मशीनें किसके एवज में काम करने लगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकुशल कामगार। अकुशल कामगार। अगला प्रश्न था, कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, हमें नए रास्ते खोजने होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए। अगला प्रश्न था, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न था, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोग प्रबंधन व टीकों का विकास। अगला प्रश्न था, भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित। अगला प्रश्न था, तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न था, ये भी आपके पास गद्यांश दिया गया है, आप लोगों ने पढ़ लेना है इसको, या जिन साथियों ने पढ़ा है हम डायरेक्ट इसके प्रश्न उत्तर ही करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। अगला प्रश्न पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 82 का ऑप्शन नंबर ए, जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बौर जाति की हत्या की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, जन गण मन अधिनायक के राष्ट्रीय गान बनने का कारण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1901 में किया था। अगला प्रश्न था, रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। अगला प्रश्न था, ये भी आपके पास गद्यांश दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और जिन साथियों ने पेपर दिया है उन लोगों ने पढ़ा ही होगा। हम लोग डायरेक्ट इसकी प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि किस मिट्टी से देह बनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की मिट्टी से। अगला प्रश्न था, किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा का जल। अगला प्रश्न था, किसकी कोख में जन्म लेने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। अगला प्रश्न था, किसी भी काम को करते हुए किसी की उपासना की बात कही गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सावित्री माता। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत माता। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। तो कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वनाम का जो है वो लिंग दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी लिंग शब्द दिया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न था हमारा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहते हैं काल। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्यत काल। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब दो शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महोत्सव। अगला प्रश्न पूछा गया था, आ के बाद ए, ऐ हो तो ऐ, और आ के बाद ओ, औ हो तो औ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि में। अगला प्रश्न पूछा गया था, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातृगण, उपयुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रजनी चर। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। मैंने आपको बताया था कि जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चयन करना होता है तो कैसे करते हैं? मेरा और मेरी लगाकर। ठीक है। अगला प्रश्न था हमारा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्य वाच्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्षण। अगला प्रश्न पूछा गया था, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आद्योपांत। अगला प्रश्न था, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रुति सम भिन्नार्थक। इसका सही उत्तर था बी। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक का। अगला प्रश्न था, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्। नेक्स्ट प्रश्न था, किस वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के त्वरित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? उसका चयन करना था आपको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संधि। अगला प्रश्न था, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तद्भव। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमेश्वर। अगला प्रश्न था, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने हैं? 8 हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये आपके पास चिन्ह दिया गया है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्ध विराम। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य से कहना। अगला प्रश्न पूछा गया था, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गड़े मूर्ति उखाड़ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शब्द। अर्थ मतलब सार्थक शब्द, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? शब्द, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, य, र, ल, व किस तरह की ध्वनियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, य, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमुंदर बुलावे। यह काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। अगला प्रश्न था, लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छंद। अगला प्रश्न पूछा गया था, छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? प्रमुख भेद हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न था, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना। अगला प्रश्न पूछा गया था, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संक्षेपण के भी है और सारांश के भी है। अगला प्रश्न था, असमंजस में मन उलझाना के लिए एक शब्द है। असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है, उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किम कर्तव्यव्यूमूढ़। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, ये आप साहित्य से जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न था कि निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। एक साइड आपके पास कवि दिए गए हैं और दूसरे साथ काल दिया गया है उनका कि कौन से। हाँ जी, तो नाभादास किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर 3 भक्ति काल के थे। चंद्रवरदाई आदिकाल के थे, ठीक है। केशवदास रीतिकाल के थे और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के थे। तो आपका सही उत्तर होगा इसका, कौन सा प्रश्न था, 137 का होगा आपका सी, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर देती हूँ, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित करना था, ठीक है। यशोधरा, यशोधरा क्या है, एक चंपू काव्य, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2। हम देखते हैं किस कोट में दिया गया है, ऐसे रखती हूँ मैं इसको, ठीक है। बताइए यशोधरा क्या है? यशोधरा है हमारा चंपू काव्य। रश्मि रथी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। खंड काव्य, बिहारी सत्से, मुक्ता काव्य, रामचरितमानस, महाकाव्य। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। ये आपके पास उपन्यास दिए गए हैं और ये उनके लेखक दिए गए हैं। तो निर्मला किसका है? प्रेमचंद का। त्यागपत्र जयनेंद्र कुमार का। कंकाल जयशंकर प्रसाद का। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले का है 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गद्य काल। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। एक साइड आपके पास साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए थे, दूसरी साइड इसके लेखक दिए गए थे। तो शिव सिंह सरोज किसका है? तो शिव सिंह सेंगर का है, ठीक है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर किसका है? तो ये ग्रियर्सन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है और मिष्ट बंधु विनोद मिष्ट बंधु का है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का, ए का 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। ये समास दिए गए हैं और दूसरी साइड उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो इसका चयन करना था आपको। अव्ययभाव समास, यथाशक्ति, ठीक है। और तत्पुरुष, तत्पुरुष का कौन सा है? देखो ए का 2, ए का 2 कहाँ दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अविभाव समास यथाशक्ति में, तत्पुरुष का उदाहरण है देशभक्ति में, और बहुव्रीहि का है पीताम्बर, और द्वंद्व का है हाथापाई। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3। अगला प्रश्न था, अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो अकॉर्डिंग का क्या होता है? तदनुसार, सेंस का, जनगणना, बेसिक पे, मूल वेतन, और एडजस्टमेंट, समायोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए का 3,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। लोकोक्ति एक साइड को दी गई है और दूसरी साइड को उसके अर्थ दिए गए हैं, जैसे हाथ कंगन को अरसी क्या। ठीक है, हाथ कंगन को अरसी क्या, तो इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कथनी और करनी में अंतर। बी के साथ सावधान 22 पसेरे, तो इसका होगा अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब एक समान, और होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, भूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है, जहां अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना था कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पे ज्यों शब्द का यूज हुआ है, तो आप एकदम से बता सकते थे। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा परती अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रुत विलंबित। अगला प्रश्न पूछा गया था, विभाव क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने बीपीएससी बिहार शिक्षक 6 to 8 का जो हिंदी शिक्षक का पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं जिन्होंने पेपर दिया है, और जो आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और जिस भी प्रश्न पर आपको संदेह हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।